नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं जो भारतीय संविधान का है और इससे अक्सर सभी परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हो उसमें आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आज समझते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूची क्या है और ये क्या महत्व रखता है और इसमें क्या क्या प्रावधान या उपबंध किए गए हैं। सबसे पहली बात की है भारतीय संविधान की अनुसूची, यानी इसको शेड्यूल कहा गया है। तो शेड्यूल क्यों कहा गया है, इससे पहले हम और दो तीन बातें मोटे तौर पे समझेंगे। पहला बात हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में भाग, अनुच्छेद और अनुसूची ये तीन चीज़ें हैं मूल रूप से, और भी चीज़ें हैं लेकिन ये तीन मेन है। तो भाग से आप क्या समझते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि भाग और संख्या है उसके नीचे कुछ, और उसके बाद इसका अर्थ स्पष्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको भाग यानी पार्ट के बारे में अर्थ स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे किसी भी चीज़, मान लिया एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो उसके बहुत हिस्से हो सकते हैं, कोई अपार्टमेंट का, तो उसको कैसे ब्लॉक में बांटते हैं। तो उसी तरह से हमारा भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए और ये उसकी व्यवस्था की गई, तो उसको संभव नहीं था कि एक ही हिस्से में रख दिया जाता। तो उसके चलते यानी सुविधा के कारण उसको अलग अलग भाग में बांटा गया, यानी हिस्से में बांटा गया, हिस्सा किया गया। तो जब हिस्सा किया गया तो जब संविधान बन रहा था तो उस समय मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन आज के डेट में उसमें 25 भाग हो चुके हैं। तो आप ये पहला याद रखें कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल में 22 थे और आज क्या हो गया है, ये 25। ये जो देख रहे हैं ये आज है, आज के डेट में 25 है। उसके बाद अनुच्छेद के समझते हैं। तो अनुच्छेद यानी अंग्रेजी में इसको आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल का मतलब है जैसे कोई पैराग्राफ में किसी बात को लिखना। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय जो संविधान है वो सभी कानून से, चाहे वो परंपरागत हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी धर्म या समुदाय विशेष का हो, उससे ऊंचा है और सर्वश्रेष्ठ है और सुप्रीम है। यानी हमारे देश का सबसे सर्वोच्च जो कानून है वो संवैधानिक कानून है, संविधानिक दस्तावेज है और संविधान है। तो संविधान में जो अनुच्छेद है, मतलब जो बात लिखना था कि कौन बात हमें लिखना है, तो उसे जो लाइन में लिखा गया, पंक्ति में लिखा गया, तो वो एक अनुच्छेद है। तो आप उसमें कह सकें कि वो दस्तावेजीकरण किया गया, यानी डॉक्यूमेंटेशन किया गया। तो जो बात लिख दिया गया, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, लिख करके उसको अनुच्छेद कहते हैं। और एक अनुच्छेद के भी कई सब सेक्शन बनाए गए, तो इसीलिए अनुच्छेद के कई सेक्शन मिलते हैं। अब इसको आसान भाषा में आप ऐसे समझें कि मान लिया कोई व्यक्ति किसी के ज़मीन को खरीद रहा है, तो मौखिक रूप से अगर उसको पैसा देता है तो उसको किसी भी तरीके से बाद में अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको कोर्ट या अदालत में झगड़ा या कोई मामला होने पे कोई प्रमाण नहीं रहेगा। लेकिन जब वो ज़मीन लिखाएगा, यानी कोई उसका डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, कोई दस्तावेज हो जाएगा तैयार लिखित रूप से सरकारी कार्यालय में, तो जब लिखने वाला व्यक्ति यानी ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति जब कोई विवाद करेगा तो अदालत में वही डॉक्यूमेंट्स खरीदने वाले के पक्ष में काम आएंगे और प्रमाण रहेंगे। तो वही बात है कि जब अनुच्छेद में बात लिख दिया गया तो इससे प्रमाणित हुआ, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, तो इससे हुआ कि जो अनुच्छेद में जो बात लिखी है इसके अलावा कोई इसमें किसी प्रकार का न बात जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। हाँ, संविधान में संशोधन के आधार पे उसके कुछ अलग प्रावधान हैं जो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और संविधान पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो आप समझ गए कि अनुच्छेद क्या है, ये डॉक्यूमेंटेड किया हुआ बात है। और उसको मूल रूप से जब संविधान बन रहा था तो उस समय 995 अनुच्छेद थे और आज के डेट में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ कि मूल संविधान में कितने भाग, तो 22, आज के डेट में कितने, तो 25। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, तो 395, और आज के डेट में कितने,
तो 470 अनुच्छेद, उसके बाद अनुसूची पे आ जाइए, जो आज आपका ये विषय है। तो अनुसूची का मतलब क्या है? अनुसूची का मतलब है, जैसे आपने कक्षाओं में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको एक विषय जो होता है, सब्जेक्ट, उसको आप कोर्स भी कहते हैं। तो उसका कोर्स कोड भी होता है कभी कभी, और कभी कभी उसका नाम या टाइटल होता है। तो उसी तरह से उस कोर्स में, या आप कहें तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा के कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको आधुनिक भारत का इतिहास का कोर्स है, चैप्टर है दिया हुआ पढ़ने के लिए। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें खाली कह देने से खाली आधुनिक भारत, तो वो आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो जो मेन टाइटल है उसके अंदर बहुत सारी बात है, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास कब से शुरू होता है, बाद अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था भी पढ़ना है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक व्यवस्था भी पढ़ना है। तो उसके नीचे अंदर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे सूक्ष्म स्तर पर आपको बातें पता चलने लगती है। लेकिन मोटे रूप से आप जानते हैं क्या, कि आपको जो है अपने विषय के लिए, कंपटीशन के लिए आधुनिक भारत का इतिहास आपका मेंस चैप्टर में है या कोई पीटी का चैप्टर में है। तो आपका वो जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, वो आपका एक तरह से अनुसूची हो गया, यानी कोर्स हो गया, कोर्स कोड टाइप का हो गया। तो यही अनुसूची है। जब अनुसूची है तो ये बहुत सारी बातें जो अनुच्छेद में कह दी गई, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेशन करना था, तो उसको उसमें जगह ज़्यादा घेरने के कारण नहीं लिखा जा सका। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे व्यापक है। तो उसमें और जगह और ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो उसके चलते बहुत सारी बातों को अनुच्छेद के जगह पे अनुसूची में उसको शेड्यूल कर दिया गया, उसको लिस्ट कर दिया गया। तो यही अनुसूची है। तो आप ऐसे बात को समझ गए कि संक्षिप्त टाइटल है जो इस पे कई अनुच्छेद, सब जो अनुच्छेद है वो लागू होता है। और कहीं ना कहीं ये जितना भी अनुसूची में विषय हैं या जो सब्जेक्ट मैटर है, वो किसी न किसी भाग से या किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित है, और ये हमारे राज प्रशासन या राज व्यवस्था का हिस्सा है। तो इसीलिए अनुसूची में अतिरिक्त जो भार था दस्तावेजीकरण का, उसको शामिल कर दिया गया, ताकि संविधान थोड़ा संक्षिप्त रहे और संतुलित अवस्था में उसका आकार रहे। तो ठीक है, आप समझ गए। तो मूल संविधान जब बन रहा था तो उसमें 8 अनुच्छेद था, अनुसूची था, लेकिन आज के डेट में उसमें 12 अनुसूची है। तो आप इसके अर्थ स्पष्ट हो गया, आपको सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाइए प्रथम अनुसूची में। 12 अनुसूची आज के डेट में है, तो 12 के बारे में पढ़ना है। तो प्रथम अनुसूची, ये जो प्रथम अनुसूची है, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, यानी क्या क्या प्रोविजन किया गया है। तो इसमें पहला जो प्रावधान है वो स्टेट का है। स्टेट कहने का मतलब कि भारत जो है एक कई हिस्सों में बटा हुआ राज्यों का संघ है। तो जैसे हमारे देश में जो 28 स्टेट है, इसी स्टेट की बात हो रही है। इसलिए प्रथम अनुसूची का 2 हिस्सा है, हिस्सा 1 और 2। तो 1 में स्टेट के बारे में बात है, यानी भारत में राज्यों के बारे में, जो अभी वर्तमान में 28 है। ऐसे 29 था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2019 में उसको 370 धारा हटा करके और यूटीज में बदल दिया गया, जो एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बन चुका है। तो इसलिए इसमें स्टेट की बात है। और दूसरा जो हिस्सा है इसमें यूटीज की बात है, यानी यूनियन टेरिटोरीज के, केंद्र शासित प्रदेश का। तो वर्तमान में आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो 2 नए जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आप बात समझ गए प्रथम अनुसूची में कि क्या है। तो इसमें पहला हिस्सा में स्टेट है, दूसरा हिस्सा में यूनियन टेरिटोरीज। अनुसूची दूसरा में आ जाइए, यानी दूसरी अनुसूची, इसके कई भाग हैं। जैसे इसके A, B, C, D, E 5 हिस्से हैं, लेकिन B वाला हिस्सा
डिलीट कर दिया गया है यानी रिपील्ड कर दिया गया है, तो ये नहीं है, लेकिन ये CDE है। तो क्या है इसमें, तो ये वाले हिस्से में यानी इस हिस्से में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, ये हिस्से में दूसरी अनुसूची में बी निरस्त्रित कर दिया गया है, मतलब डिलीट है। सी वाले जो हिस्सा है इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, शॉर्ट में संक्षिप्त में LS से लोकसभा, RS से राज्यसभा, VS से विधानसभा और VP से विधान परिषद, ये इनके बारे में उपबंध किया गया है, यानी इनके बारे में बताया गया है कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे, ये बात है। उसके बाद ये D, यानी ये D वाला जो हिस्सा है इसका दूसरी अनुसूची का, इसमें न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। न्यायाधीश किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट का, SC सुप्रीम कोर्ट और HC हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ई वाला हिस्सा है, उसमें CAG कैग के बारे में बताया गया है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी सबसे बड़ा जो पब्लिक धन का ऑडिट करने वाला हमारे देश का अधिकारी होता है वो कैग होता है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो दूसरी अनुसूची में कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। आप समझ गए दूसरी अनुसूची। अब तीसरी अनुसूची आ जाइए। ये जो तीसरी अनुसूची है, ये तीसरी अनुसूची में शपथ यानी ओथ, जो हम शपथ ग्रहण करते हैं हमारे लोकसभा या राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इनके शपथ के बारे में बताया गया है और इसी को अफर्मेशन कहते हैं यानी प्रतिज्ञान कहते हैं। तो ये शपथ के फॉर्म है। फॉर्म मतलब जो एक दस्तावेज एक होता है, एक मान के चले ऐसा फॉर्म है, तो इसमें जो बातें लिखा हुआ है इस तरह से, वो शपथ के फॉर्म के बारे में बताया गया है कि किस नाम से कैसे संबोधित करके उनको शपथ लेना है, लोकसभा में या राज्यसभा में, विधान परिषद में, विधानसभा में या अन्य बातें, अन्य चीज़ों में। उसके बाद चौथी अनुसूची में आ जाइए। ये जो चौथी अनुसूची है, ये चौथी अनुसूची में राज्यसभा यानी ये राज्यसभा शॉर्ट में RS में स्थानों के आवंटन यानी एलोकेशन, अलॉटमेंट से संबंधित है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर राज्य से हर जो स्टेट है, ये 28 स्टेट है, उसमें से ये राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, चयनित होकर के, चयनित नहीं मतलब इलेक्शन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उससे कितने लोग जाएंगे। जैसे इसके उदाहरण हम लेते हैं कि अगर बिहार में अगर हम लेते हैं तो बिहार में 16 सीट है राज्यसभा का, तो ये 16 को सीट का लोग जो आवंटन किया गया है इसी के बारे में है। उसी तरह से हर राज्य में अलग अलग सीट है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो इसके बारे में है ये चौथी अनुसूची। उसके बाद पांचवी अनुसूची आ जाइए। पांचवी जो अनुसूची है ये बहुत और महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल रीजन और अनुसूचित जनजातियों वाला क्षेत्र यानी शेड्यूल ट्राइब रीजन के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसके भी कई हिस्से हैं, जैसे भाग हैं, जैसे A, B, C और D। अब ये है क्या, तो अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है कि समय समय पे राष्ट्रपति या किसी राज्य के, यहाँ किसी राज्य के विधानसभा राज्यपाल के सहमति से किसी क्षेत्र को अनुसूचित यानी शेड्यूल घोषित करेगा, यानी उसको कुछ ऐसे विशेष कारण के वजह से, पर्यावरण के वजह से, जलवायु के वजह से या मिट्टी के या वन के वजह से कुछ उसको ऐसे रिजर्व क्षेत्र घोषित करेगा जिसको शेड्यूल कर दिया गया यानी अनुसूचित कर दिया गया, तो उसके बारे में। और ऐसे क्षेत्र जहाँ जनजातियों का निवास है
तो उसके बारे में भी वो कर सकता है अलग अलग राज्यों में। तो उसके बारे में जो है वहाँ के प्रशासन यानी उस क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो चीज़ें चलेगी वो सब सहमति से और उसको कानूनियन प्रावधान से राज्यपाल से होते हुए राष्ट्रपति तक जब वो एक प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया में वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण का जो अधिकार हो जाएगा उस क्षेत्र के लोकल या ऑथोराइज सरकार के हो जाएगा। तो इसके बारे में है। तो ये सब ज़्यादातर जो लागू होता है वो नॉर्थ ईस्ट में, असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सब क्षेत्रों में होता है। और अलग अलग राज्यों में भी ये हो सकता है, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जनजाति में, तो ये वहाँ के लिए है। उसके बाद छठी अनुसूची, ये पाँचवीं के बाद छठी अनुसूची, तो इसमें 4 राज्यों का चर्चा है, एक असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। ये 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यही जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन के बारे में मतलब कि इस क्षेत्र का एक खास विशेषता है, वहाँ के अपने लोकल लोगों के अनुसार जलवायु है और एक व्यवस्था है, उनकी कल्चर है, तो उसके हिसाब से वो अपना प्रशासन चलाएंगे। इसलिए ये एक खास महत्व रखता है। और अभी लद्दाख का जो मामला है, ये लद्दाख का जो मामला है, जो इंडियन टेरिटोरीज है मामला, आप नोट कर लें, अभी जो जारी है, जिसमें सोनम वांगचुक अभी 21 दिन का अनशन किए और पूरा लद्दाख के 50,000 से ज़्यादा लोग उस अनशन पर बैठे। तो इसका मतलब कि ये यूनियन टेरिटोरीज में जो डाला गया है वो वहाँ के लद्दाख के लोग अपने मामले के बारे में सरकार से मांग कर रहे हैं, और ये मांग सरकार ने वादा किया था उसके आधार पे है। अभी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी ये चर्चा में भी है। कारण क्या है कि जब अपने प्रशासन के बारे में नियंत्रण करेंगे तो वहाँ किसी बाहरी सत्ता या सरकार का यानी केंद्र सरकार का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा भूमि पे या ये सारे चीज़ों पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करके पूंजीपतियों को अलॉटमेंट करने का। इसीलिए केंद्र सरकार लद्दाख के मामले में बात नहीं मान रही है और वादा करके मुकर गई है, क्योंकि अगर वो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो केंद्र सरकार अपने पूंजीपतियों को वहाँ कौड़ी के भाव ज़मीन आवंटन नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार का हाथ कट जाएगा। और तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम अपना हाथ काटें और इस तरह से जो है लद्दाख के लोगों को स्वतंत्र रूप से उस भूमि को दे दें। तो ऐसा इस कारण से हो रहा है। मतलब कहें तो लद्दाख वासी जो है वो अपने भूमि को, अपने जलवायु को, अपने खनिज संसाधन को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रबंध करेंगे, इसका व्यवस्था अपने लोकल प्रशासन से करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूंजीपति या उद्योगपति का हस्तक्षेप वो नहीं चलेगा, उसका किसी भी प्रकार का कोई भी मामला वहाँ नहीं चलेगा। तो इसी कारण केंद्र सरकार जो है पूंजीपतियों के पक्ष में झुका हुआ है और लद्दाख वासियों को ये वादा करके छठी अनुसूची में नहीं शामिल कर रहा है। तो ये काफ़ी विवादित और कहिए तो लेटेस्ट ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है छठी अनुसूची में, और ये दर्जा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों में मिल चुका है। अब आ जाइए 7वीं अनुसूची। 7वीं जो अनुसूची है, ये 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची है यानी लिस्ट है। एक लिस्ट है संघ सूची का यानी यूनियन लिस्ट, और दूसरा है राज्य सूची का स्टेट लिस्ट, और तीसरा है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो है इसमें विषय है, जैसे संविधान बन रहा था तो उस समय 97 को विषय यानी जो ऐसा विषय का मतलब ऐसे क्षेत्र जिस पर कानून बना सकता है। तो संघ सूची के जो 97 विषय है उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, और राज्य सूची में 66 विषय थे तो उस पर
केवल राज यानी ये जो 28 राज है अपने हिसाब से अपना अपना बना सकता है। और समवर्ती सूची पर 47 विषय है इसमें, तो इसमें राज और केंद्र दोनों मिल के बना सकता है। लेकिन अगर इस सूची में कानून बनाने में विवाद होता है तो संघ के यानी केंद्र सरकार के बनाए गए कानून इसमें लागू होंगे, यानी केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी। इस सूची का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देते हैं 97 में से कि डिफेंस यानी रक्षा, वित्त राज्य में भी है, लेकिन वो जो वित्त सेवा है, विदेश सेवा, ये सब जो मामले हैं वो संघ का है। डिफेंस आर्मी का, विदेश सेवा का, शांति करना या मित्रता करना, ये सब जो है। और राज्य सूची में जैसे पुलिस कानून, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र का भी है और राज्य का भी है, जैसे समवर्ती सूची में मामला आ जाता है। शिक्षा जो है केंद्र का भी है और राज्य का भी है, समवर्ती सूची का है। तो आप ये बात समझ गए। और इसमें घटते बढ़ते रहते हैं, कोई विषय थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है संशोधन के वजह से, तो ये समझ गए। अब आ जाइए 8वीं अनुसूची में। 8वीं जो अनुसूची है वो हमारे देश के भाषाओं पर बात करता है। 22 भाषाएं हैं जो है, ये 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। और इसमें 2 अनुच्छेद की बात की गई है इस शेड्यूल में। अगर आए तो अनुच्छेद 344(1) जो कहता है कि क्षेत्रीय भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सब भाषाओं के विकास के बारे में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो एक ऐसा आयोग का गठन करें कि ऐसे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिनिधि को साथ लेकर के उस आयोग को गठित करके और उस क्षेत्र के भाषाओं के विकास के बारे में वो अपना प्रावधान या कोई ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 351 जो कहता है वो हिंदी के विकास के बारे में बात करता है। जो हिंदी एक राजभाषा है, भारत का राजभाषा क्या है? हिंदी। दूसरा क्या है? अंग्रेजी। तो हिंदी के विकास के बारे में 351 बात करता है। तो ये बात समझ गए आप 8वीं अनुसूची का। अब आ जाइए 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं जो अनुसूची है इसमें अनुच्छेद 31B के बारे में चर्चा है। इस अनुसूची से 9वीं अनुसूची में अनुच्छेद 31B को टैग किया गया है। इसका मतलब क्या है कि राज्य के अंतर्गत उचित कानून बना सकता है। राज्य अपने अंतर्गत, जैसे ये 28 राज्य है, ये 28 राज्यों में जो राज्य अपने चाहे अपने भला के लिए वो कानून बना सकता है। और बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं, 150, 200 नहीं, 300-400 ऐसे कानून बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था से। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें कि बिहार में बिहार भूमि सुधार एक्ट 1950 बना। उसके बाद बिहार में जो वंचित तबका है, जिनकी भूमि नहीं है, उनके आवास के लिए, उनको भूमि आवास आवंटन करने के लिए भी कानून बना है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे जनजातियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। झारखंड में किए गए हैं, राजस्थान में किए गए हैं। तो यानी इस अनुच्छेद 31B के अंतर्गत कोई भी राज्य अपने राज्य के लिए उचित कानून बना करके अपने राज्यवासियों को कल्याण का या कुछ भी उनके फायदे का, लाभ का मौका दे करके उनका जीवन सुधार सकते हैं। तो ये बात है। अब आ जाइए 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची जो है वो दल परिवर्तन, ये दल परिवर्तन, इसे दल बदल भी कहते हैं, दल बदल कानून भी कहते हैं। इसे दल परिवर्तन जो है, दल परिवर्तन जैसे मान के चलिए कि कोई बीजेपी का नेता है और बीजेपी के टिकट पे जीता है और वो बीजेपी में को छोड़ करके कांग्रेस में आ जाता है डायरेक्ट, तो इस पर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन लागू होती है। या कोई दूसरे पार्टी का, कहें कि पार्टी ए का पार्टी बी में चला जाता है और बिना किसी सूचना दिए हुए या बिना किसी प्रक्रिया, जो हर पार्टी का एक प्रक्रिया होता है, उसको पूरा किए हुए, तो ये कानून उस पर 10वीं अनुसूची का ये दल बदल परिवर्तन वाला कानून उस पर लागू हो जाता है। यानी डिस्क्वालिफिकेशन का, यानी उसकी जो योग्यता है सदस्यता का, विधानसभा के हो या लोकसभा या राज्यसभा के हो, वो अयोग्य माना जाएगा। और इसके कई छोटे छोटे प्रावधान हैं जो आपको मेंस में पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है जिसमें मुख्य एक अनुच्छेद है 443G।
ये जो अनुच्छेद है 11वीं अनुसूची वो पंचायत पर है। पंचायत आप जानते हैं कि लोकल बॉडी का पंचायत सबसे प्रारंभिक जो है संस्था है, तो ये पंचायत को संरक्षित करता है 11वीं अनुसूची। और ये किस आधार पे? तो अनुच्छेद 243 जी के आधार पे इसको पंचायत को क्या मिला है? तो इसी अनुच्छेद के अनुसार इसको पावर दिया गया है, शक्ति, और उसके बाद कुछ अधिकार दिए गए हैं, और बहुत सारे अधिकार के साथ साथ उनके वो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी पूरा करना है। तो क्या पूरा करना है? तो इनको 29 विषय दिए गए हैं, यानी अगर वो अपना चाहें तो किसी भी अपने क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में, वो अपने भूमि का चकबंदी करा सकते हैं, वो टैक्स लगा सकते हैं, वो छोटे मेला हाट लगवा सकते हैं, वो नली गली ये सब का व्यवस्था कर सकते हैं, वो जल और पेय का व्यवस्था कर सकते हैं, वो प्राइमरी स्कूल स्तर के व्यवस्था के लिए बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रावधान करेंगे। यानी बहुत सारा जो पंचायत स्तर पर जो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारे को लागू कर सकते हैं। तो ये 11वीं अनुसूची में है, जो आप जानते हैं कि भाग 9 का ये हिस्सा है। उसके बाद आ जाइए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जिस तरह से 11वीं अनुसूची पंचायत यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है, उसी तरह से 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम में, नगर क्षेत्र में लागू होती है। और इसमें एक अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वो 443W है, यानी ब उसको बोलते हैं। तो 443 के अंतर्गत इसको भी उसी तरह का प्रावधान है जिस तरह का पंचायत में है, यानी इसको भी शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व है, और इसको 18 विषय यानी सब्जेक्ट पर काम करने के लिए मिला है। विषय मतलब 18 क्षेत्रों पर ये काम कर सकता है, जिसमें नगर निगम में शिक्षा है, वो बाजार का, गली का, सड़कें का, लाइट का, उसके बाद बूचड़खाना का, पेयजल का, ये शिक्षा का, कई ऐसी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य का, ये सारे व्यवस्थाओं पे ये नगर निगम अपने अधिकार और अपने शक्ति का प्रयोग करके अपना कार्य कर सकता है। तो अब आप समझ गए ये पूरे अनुसूची में आपने क्या समझा? तो सबसे पहले तो ये समझा कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूची का आप अर्थ समझे, अर्थ स्पष्ट हुआ। उसके बाद प्रारंभ में यानी संविधान के निर्माण के समय कितने भाग थे, अनुच्छेद थे और अनुसूची थे, इसके बारे में जाना। वर्तमान में क्या है इसके बारे में जाना। और कितने अनुच्छेद, अनुसूची हैं, यानी 12 के मूल बातें को आपने समराइज किया। आप चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद करने में, स्मरण रखने में सुविधा होगी। तो इस तरह से ये क्लास आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं धीरे धीरे आपको संविधान भी पढ़ाना शुरू करूँगा, जिसमें सभी अनुच्छेद पर हम बात करेंगे। कंप्लीट अनुच्छेद 300, 470 और सभी भाग के बारे में बताएंगे, और इतिहास का भी क्लास चलते रहेगा। उसके साथ साथ बीच बीच में कुछ ऐसे नए जो विषय होंगे या करंट में जो चल रहे होंगे जिस पे आपकी समझ होनी ज़रूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे, जो संवैधानिक या कानूनी दायरे में या राज व्यवस्था के दायरे में मुझे दिखेगा। तो जिसमें मैंने लद्दाख के मामले में बात किया है, एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको आप जा करके देख सकते हैं, जो मैंने डिटेल्स इस पर वीडियो 6ठी अनुसूची पर बनाया है कि क्यों लद्दाख को सरकार लद्दाख के मामले में पीछे हट रही है और वादा करके नहीं मान रही है। तो हमारे प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पे पाली बोथरा पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। और हम फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए क्लास के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू।